दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों चुनाव चल रहे हैं, आप सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी क्या क्या बयान दे रहे हैं वो भी हम सब जानते हैं। खैर उसमें अभी इस वक्त नहीं जाएंगे, ठीक है, उसके लिए अलग से कार्यक्रम करेंगे। लेकिन जिक्र करना जरूरी है क्योंकि कुछ भी बोले जा रहे हैं तो ठीक है। और इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में आप जो देखने जा रहे हैं वो एक बातचीत है। और वो बातचीत है वो गुजरात लोकसभा चुनाव तो अब हो चुके हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन उस चुनाव में कुछ सीटें जो हैं गुजरात की, वो बड़ी जो है वो चर्चा में रही। उनमें से एक सीट जो है वो अमरेली की सीट है। और अमरेली की सीट वैसे ये माना जाता था कि बड़ी बहुत ही मतलब स्मूथ गोइंग होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और अ, मोदी साहब का जादू है। तो लोग वहां बिल्कुल जो है ये माना जाता था कि आंखों पे जो है वो काला चश्मा जो भक्ति का होता है वो लगा के सीधा वोट दे देंगे, ये सब माना जाता था। लेकिन कुछ जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ अमरेली सीट पर और कांग्रेस ने और भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने उम्मीदवार घोषित किए, उसके बाद से हमने कुछ ऐसे दृश्य देखे जो हमने आपको दिखाए भी थे उस समय, कि अमरेली में कैसे भारतीय जनता पार्टी के दो गुटों के बीच में जो है खुलेआम सड़क पर मारपीट हो गई। ये भी हमने आपको दिखाया था, ठीक है। उसके बाद वो एक जो अंदरूनी कलह है वो लगातार अपने चरम पर जाता रहा, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है। कांग्रेस ने एक ऐसी उम्मीदवार जो है वहां पे उतारी जो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जेनी ठुम्मर जो है वो एक बड़ी सशक्त महिला नेता है कांग्रेस की, लेकिन उनको वहां से उतारा जाएगा। उनके पिताजी जो हैं वीरजी भाई ठुम्मर, वो भी एक सशक्त और बड़े जुझारू नेता हैं कांग्रेस के। पर जेनी जी को उतारा जाएगा ये कभी सोचा नहीं गया था। तो वो जो लड़ाई हुई वहां पे, और अमरेली उसके बाद इसलिए भी कंट्रोवर्शियल बन गई कि उसके बाद जो अभी तक के सिटिंग एमपी कहे जा सकते हैं, जो नारायण भाई काछड़िया है, जिनकी टिकट काटी गई थी और जिनको टिकट दी गई थी, सुतरिया साहब, उनके बारे में भी जो है कुछ बयान आए। फिर दिलीप संघानी इफ्को के चेयरमैन बने, जयेश रादड़िया डायरेक्टर बने, उसके बाद भी जो बयान आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज जेनी ठुम्मर जी से ही जो आज मुलाकात की जाए। चुनाव तो हो चुके हैं, अब जो 4 तारीख को जो होगा वो होगा, लेकिन उनसे ये समझने की कोशिश करें कि उस बैठक पे एक्चुअली जो अमरेली की जो सीट है वो चुनाव कैसा रहा उनके अपने दृष्टिकोण से। और उन्होंने भी जो वहां पे अमरेली में रहते रहते जो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खेल देखे हैं, तो हमने कहा कि था अगर उसमें भी वो रोशनी डाल पाए। तो हमने आज उनको न्योता दिया, वो बिल्कुल न्योते को सम्मान देते हुए आ गई हैं। तो इनका स्वागत कर लेते हैं, जेनी ठुमर जी का। नमस्कार, 4 PM पे स्वागत है आपका। मैं आपकी आवाज जो है ये माइक हाँ मैंने कर दिया। जी मैंने कहा आपका पहली बार आप आई हमारे प्लेटफॉर्म पे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मयूर जी। तो पहले तो ये बताइए कि आपको था कि आपको टिकट मिलेगा, ऐसा कोई मतलब आपने कोशिश की थी या आपको पता चला कि आपको दिया जा रहा है, कैसे हुआ? क्योंकि ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि आपको वहां टिकट मिलेगा। नहीं, अनएक्सपेक्टेड इसलिए नहीं था मयूर जी कि मैं अमरेली की डिस्ट्रिक्ट पंचायत की प्रेसिडेंट भी रही हूँ वहां से। डिस्ट्रिक्ट पंचायत का चुनाव लड़के फिर वहां का प्रेसिडेंट बनना, फिर 2019 में भी नाम था कि वहां से चुनाव का टिकट मिले पार्लियामेंट का। खैर सिचुएशन वहां उस समय नहीं बन पाई, पर अनएक्सपेक्टेड नहीं था। आई एम स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ महिला कांग्रेस। अभी मैं महिला कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और अमरेली से बिलोंग करती हूँ। पूरा राजनीतिक मेरा जर्नी जो है वो अमरेली से ही स्टार्ट हुआ। 2009 के चुनाव से जब कैंपेनिंग की शुरुआत की, तब से आई एम एक्टिव इन अमरेली और सभी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी हुई हूँ अभी तक, तब से लेके अब तक जुड़ी हुई हूँ। तो मैं मानती हूँ तब तक अमरेली से टिकट मिलना इज नॉट अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड था क्योंकि आई वांटेड
वहां से कैंडिडेट बनना, एंड आई वाज सीकिंग दैट अपॉर्चुनिटी सिंस 2019। और फिर झरनीपुरा संगठन का काम किया, और अमरेली पे भी फोकस तब इतना ज्यादा नहीं, पर फोकस तो रहा ही है। वो राजनीतिक तरीके से तौर पे देखा जाए तो सबसे जुड़ी हुई हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ कंटिन्यूअसली कनेक्टेड हूँ। इस बार पार्टी ने, मेरे हाईकमांड ने वो अपॉर्चुनिटी दी, तो आपके माध्यम से मैं उनका भी इस समय शुक्रिया बोलना चाहूंगी कि बहुत टाइम से ऐसा था कि जब डिस्ट्रिक्ट पंचायत की प्रेसिडेंट बनी 2015 में, तब से लेकर 2024, इट इज नॉट लॉन्ग ड्यूरेशन आई कैन से टू गेट द पार्लियामेंट टिकट, बट इतने शॉर्ट टाइम में वो भरोसा किया कि ये चुनाव वहां पे लड़ सके, कोई महिला को अपॉर्चुनिटी दे। स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते विरजी भाई का पूरा बैकग्राउंड वहां पे, वो 4 चुनाव लड़े हैं लोकसभा के अमरेली से, तो खैर बहुत नया नहीं लगा। और सबसे जुड़े होने के उनके माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, इट वाज अ इजी गोइंग जर्नी फॉर मी। तो ये बताइए कि भाई आप तो बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ ही लड़ रही थी। वो तो कहते हैं ना कि हर जगह मैं ही हूँ, आप उम्मीदवार को मत देखे, मेरे चेहरे को देखे जो हर जगह लगा रहता है, हर होर्डिंग पे हर जगह पे। बेसिकली आपका चुनाव तो, आपका जो था कंटेस्टेंट आपके सामने, वो तो नरेंद्र भाई ही थे। तो क्या मतलब रही आपकी स्ट्रेटेजी, कैसे वो, मैंने कुछ सुना है कि वहां वो अनपढ़ वर्सेस पढ़े लिखे की बात आपने कुछ वहां पे जो है उसको फैला दी थी, वो क्या था? सबसे पहले तो जेन्युइनली आई बिलीव कि ये जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं प्रधानमंत्री जी, पिछले 2 चुनाव से मैंने देखा है। 2009 में थोड़ा सा कम था, पर 2014 में एंड 19 में इट वाज ऑन पीक लेवल के सब जगह पे नरेंद्र मोदी को देखकर वोट करे। मैं तब से मानती आई हूँ, अभी भी मेरा यही मानना है कि दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द डेमोक्रेसी, कि आप कैंडिडेट को देखो ही मत, आप सिर्फ प्रधानमंत्री को देखो। तो ये तरीके से अगर चुनाव लड़े जाए, तो मैं मानती हूँ कि वो जो लोकल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, दिल्ली जाकर वो सांसद वहां से चुन के जाते हैं, जो भी एरिया से चुन के जाते हैं, अगर सिर्फ मोदी को देखकर वोट करेंगे लोग, तो वो एक्सपेक्ट क्या करेंगे? और सिर्फ मोदी के नाम पे कोई चुन के जाएगा तो वो काम क्या करेगा? तो मैं मानती हूँ कि फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द ग्रोथ, इट इज वेरी हार्मफुल। इस बार लोगों की सीधी लड़ाई, मैं हर हमेशा से कहती आई हूँ कि इस बार लोगों की सीधी लड़ाई प्रधानमंत्री से थी। मैं वो जो परसेप्शन क्रिएट करने की बात की कि हर जगह पे मोदी लड़ रहे हैं, इस बार अमरेली में ये नहीं इसलिए हुआ कि लोगों ने क्लियर कट दोनों कैंडिडेट को देखा। मैंने अपने चुनाव के वो पूरे कैंपेन में ये बोला कि ठीक है, प्रधानमंत्री का आप चेहरा देखो, आप चाहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, पर जो लोकल डेवलपमेंट होना है, जो दिल्ली में जाकर बात होनी है, वो तो यहाँ से जो सांसद बन के जाएगा, चुन के जाएगा, वो ही कर पाएगा। कोई नरेंद्र मोदी आकर अमरेली में बैठकर नहीं बोलेगा कि बोलिए आपकी समस्या क्या है। तो ये पूरा कैंपेन मोदी, प्रधानमंत्री, बीजेपी से लेकर नीचे ग्रैब करने की ट्राई की कि आप सिर्फ कैंडिडेट देखिए, और सामने इस बार का ओवर कॉन्फिडेंस इतना गुजरात में रहा। 26 कैंडिडेट का सिलेक्शन जो हुआ, स्पेशली आई टॉक अबाउट इन अमरेली की बात करूं तो अमरेली में स्पेशली 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट पंचायत का प्रेसिडेंट, खैर वो तो ठीक है, एज अ पर्सन ही इज अ गुड मैन, बट वो जो डेवलपमेंट की बात दिल्ली में जाकर करनी है, जो अमरेली की बात दिल्ली में जाकर करनी है, इट इज वेरी इम्पॉसिबल। वो आपके जो आपके ओपोनेंट थे, भरत सुतरिया नाम है उनका, भरत यस। भाई सुतरिया, तो वो सही में 3 कक्षा तक ही पढ़े हुए हैं क्या, अब सही या आप गलत ऐसे का कह रहे तो जब से नरेंद्र मोदी साहब की डिग्री का जो इश्यू हुए हैं, तब से तो भारतीय जनता पार्टी के सही में गलत में तो हम कुछ कह नहीं सकते। बट यस, हम लोग तो लोकल जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं। तो कहना तो वही हो रहा है कि हाँ, 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं, खैर डिग्री 10th स्टैंडर्ड तक की है। पर ठीक है, वो तो मुद्दा नहीं है कोई चर्चा का। चर्चा का मुद्दा ये है कि दिस टाइम इट वाज अ स्लैप ऑन द डेमोक्रेसी इन अमरेली, कि आप ऐसे किसी भी उम्मीदवार को सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पे भेज दोगे तो जनता स्वीकार कर लेगी, ये नहीं होगा। तो ये अमरेली ने इस बार, मैं मानती हूँ तब तक के रिजल्ट तो 4th को आएगा, पर
तब तक मैं अभी 100% श्योर हूँ कि अमरेली ने देखा है। पूरे जो भी वोटर्स है उन्होंने देखा है क्लियर डिफरेंस। उन्होंने डिफरेंशिएट किया कि कौन हमारी आवाज़ वहाँ जाकर बन सकता है, कौन हमारी बात कर सकता है, किस में कितनी एबिलिटी है। बहुत जो कैंपेन का ड्यूरेशन 20 डेज़, 25 डेज़ का रहा उनमें वोटर्स ने एनालिसिस किया है इस बार। मैं देख सकती थी उनकी आँखों में जब कैंपेनिंग के लिए भी गई, तो उनका रिस्पॉन्स, उनका जो भी सपोर्ट वो सब से मुझे लगता है कि इस बार जज किया है। लोगों ने सिर्फ प्रधानमंत्री को देख के वोट नहीं किया है, स्पेशली अमरेली में बिल्कुल नहीं किया है। तो आपके हिसाब से, क्योंकि दर्शकों को बता दें कि अमरेली सालों से भारतीय जनता पार्टी, मतलब आप तो जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं सब कि 14 से तो 14 में तो 26 की 26 मिली थी, 19 में 26 की 26 सीटें मिली थी। इस बार एक पहले से ही जो है वो उन्होंने वो खेला करके जो है वो ले ली सूरत वाली, फिर बाकी 25 बची। तो अमरेली भी ऑब्वियसली मतलब बीजेपी ही जीतती आ रही है, पूरे गुजरात में बीजेपी भी जीतती आ रही है लोकसभा में। इस स्थिति में मुझे एक चीज, अच्छा ये मुझे बड़ा आपको आपसे जानने का मन है दर्शकों के लिए, वहां जो आपने चुनाव लड़ा, तो चुनाव के दिन जब चुनाव वोट डाले जा रहे थे, तो आप मतलब वेर यू हैप्पी विथ द गवर्नमेंट मशीनरीज बिहेवियर एंड एवरीथिंग, यू आर सेटिस्फाइड, और कहीं आपको कोई प्रॉब्लम लगी और आपने कुछ फरियाद की, ऐसा कुछ हुआ है? स्पेशली अमरेली में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पूरा शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। कुछ भी थोड़े से बूथ थे सेंसिटिव पर वहां जाकर बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं जहां जहां माइनॉरिटी के का वोटिंग होता है, माना जाता है कि माइनॉरिटी का वोटिंग कांग्रेस की फेवर में होता है, तो वहां पे थोड़ा प्रेशर टेक्निक करने की कोशिश की गई कि वहां के 5 विधायक चुन के गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो अपने अपने एरिया में जहां जहां वो जो कांग्रेस फेवर का वोटिंग बूथ जो थे, वहां पे थोड़ा पुलिस का और ये थोड़ा प्रेशर करने की टेक्निक, थोड़ा-सा डर दिखाने की कोशिश की गई, पर वो इस बार कामयाब नहीं हुए। पिछले चुनाव में 2022 के जो विधानसभा के चुनाव थे, उसमें दे वर वेरी सक्सेसफुल इन ऑन दिस टेक्निक। पर इस टाइम वी वर अवेयर कि ये सब होने वाला है, एंड मोमेंट पे वहां पे पूरा तंत्र होकर प्रेशर करेगा, डराने की ट्राई करेगा, ट्रैफिक है, ये ऐसे करके करेगा। तो वी वर प्रिपेयर्ड द डे बिफोर, और नहीं हो पाया है, कुछ महद अंश तक नहीं हो पाया है। हुआ होगा पर सेंसिटिव जो कहा जाए, कुछ प्रॉब्लम आए, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है अमरेली में। जहाँ होने मुद्दे क्या, वाला ऐसा थोड़ा-सा भी था, तो वहाँ पे वी वर प्रिपेयर्ड। क्योंकि अमरीश डेर भी चले गए छोड़ के कांग्रेस को, तो राजूला में ऑलरेडी हीरा भाई जो है, हीरा भाई सोलंकी वो विधायक है, और आपने जैसे कहा कि सभी विधायक हैं वहां पे बीजेपी के, तो एक लोकसभा सीट में दर्शकों को बता दें कि 7 विधानसभा कंस्टिट्यूंसी जो है वो आती है, तो वो सब के सब बीजेपी के ही थे। तो मुद्दा मतलब क्या रहा, लोकल था कोई, या राम मंदिर बहुत महत्वपूर्ण रहा, या आपके वहां तो पानी की भी किल्लत का बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है, तो क्या था जिसको अमरेली लेकर? अमरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी के 7 असेंबली जो है उसमें से 6 बीजेपी के पास है, 1 आम आदमी पार्टी के पास है। गारियाधार हमारी, यस, गारियाधार असेंबली इज हमारा वहाँ का है, विधायक जो है वो आम आदमी पार्टी से। एंड इस बार जो इंडिया गठबंधन हुआ, तो पूरा आम आदमी पार्टी का डैमेज हुआ था 2022 में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2022 का हम अगर फिगर देखें, तो 7 असेंबली का टोटल कांग्रेस पार्टी एंड आम आदमी पार्टी का प्लस किए, जो वोटर्स का झुकाव रहा वो करके, तो बीजेपी सिर्फ 18,000 वोटों से आगे थी ओके, 2022 की बात। तो इट वाज नॉट अ ह्यूज मार्जिन। जो देखना, हम वोटर्स का साइकोलॉजी देखे, मेंटालिटी देखे, तो इतना ह्यूज नहीं कि पूरा बीजेपी बीजेपी चला। हाँ, आम आदमी पार्टी के सभी जगह पे 20,000, 30,000, 40,000 वोट्स गए हैं, तो वो डैमेज क्लियर कट कांग्रेस को हुआ था उस बार। तो इस जी, बार जो पैटर्न हुई कि सबसे पहला डैमेज तो वहां पे हुआ, मैं मानती हूँ तब तक, कि जो लोकल बॉडीज के जितने हमारे प्रत्याशी रहे,
चाहे ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक परिषद हो, जिला परिषद हो, ये सारे प्रत्याशियों को एक मुहिम चलाई गई कि इन सबको बीजेपी को में जोड़ लो। तो हमारे वहाँ पे मतलब अमरेली की ही स्पेशली बात कर रही हूँ, तो फिर कांग्रेस के लिए कैंपेन करने के लिए कोई बाकी नहीं बचेगा। ये जो मुहिम चलाई वो सबसे ज़्यादा डैमेज अगर किसी को की तो मैं मानती हूँ तब तक भारतीय जनता पार्टी को किया। क्यों? क्योंकि वोटर्स को लगा कि हमारा द्रोह हो रहा है। हम जिनके ऊपर अमरीश देर की आपने बात की तो वहाँ का उल्टा उनके जाने से राजूला कॉन्स्टिट्यूएंसी जो राजूला और जाफराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गई क्योंकि वहाँ के लोगों ने भरोसा किया था कि हमें हीरा भाई को वोट नहीं देना है। उनके सामने कोई लड़ सके, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है जो बाहर की पीपावाव पोर्ट है, तो ये सब उनकी दादागिरी के सामने और हीराबाई की दादागिरी के सामने अगर कोई लड़ सकता है तो अमरीश देर लड़ सकता है, ये भरोसा रखा था लोगों ने। 2017 में वो चुन के भी विधायक आए, 2022 में थोड़े से वोटों से रह गए। पर बीजेपी में जाने से लोगों का गुस्सा और तेज हो गया कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप हमारा भरोसा कैसे तोड़ सकते हो? तो मुझे लगता जी, है कि 6 विधायक वहाँ पे थे बीजेपी के, पर उनका जी, इंटरनल एंटी इनकम्बेंसी जो था वो बहुत पीक पे चला गया था क्योंकि 156 सीट्स गुजरात में चुन के आए हैं भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, तो एंटी इनकम्बेंसी इसलिए पीक पे थी, जो वायदे किए थे, जो चुनाव के टाइम पे भरोसा दिलाया था लोगों को कि हमारी क्लियर कट मेजॉरिटी आएगी तो पूरा गुजरात का डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब सोचा नहीं वो लेवल पे हम करके दिखाएँगे और आफ्टर 2 इयर्स वी वर देयर ओनली अमरेली की बात करें। तो ये सारे राइट। मुद्दे रहे चुनाव के टाइम पे भी लोगों ने भरोसा इस बार भारतीय जनता पार्टी को नहीं किया क्योंकि 2014 के भी वायदे लोगों को याद आ रहे थे, कि आपने जो जी। वायदे किए थे गैस के सिलेंडर के दाम गिराएँगे, वो मैं काला मैं धन एक्चुअली यही वापस जानना ला चाहता हूँ। मैं यही जान आपने वहाँ अमरेली में लोकसभा बैठक पर वो कौन से मुद्दे हैं जो प्रभावी रहे मतलब जो चर्चा में रहे? या तो लोग चाहते थे कि इसी पर बात हो। वो कौन अमरेली से मुद्दे? एक एक डिस्ट्रिक्ट वैसा है पूरे गुजरात में कि जहाँ पे ट्रेन की कनेक्टिविटी नहीं है। अभी तक वी आर सीकिंग फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ ट्रेन। वो ब्रॉड हुँ, गेज की बात बहुत सालों से चल रही है, फिर भी वहाँ पे ब्रॉड गेज नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है। हम लोकल ग्राउंड पे ही लड़े हैं, लोकल इश्यूज़ पे ही लड़े हैं कि अमरेली का डेवलपमेंट की जब बात आती है, तो वी आर देयर एंड देयर ओनली कि जब 1960 में गुजरात की स्थापना हुई थी तब जो सिचुएशन थी वही हम पानी के लिए भी अभी तरस रहे हैं। अमरेली में बहुत सारे गाँव वैसे हैं कि अभी तक वहाँ पानी नहीं पहुँचा है। यहाँ पे सौनी योजना करके जो पानी का चलता है कि हर घर तक नर्मदा के नीर पहुँचाएँगे। तो वो अमरेली जी, में कहीं नहीं कर पाए हैं। जो भी वायदे किए थे पूरे नहीं कर पाए। इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम अभी वहीं की तहीं है। लोग चाहते हैं कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी आए। एक गाँव तो वैसा है कि जब यहाँ पे ताउते बिपर्जॉय शायद ताउते ताउते बिपर्जॉय हाँ, हुँ, तो हुँ, उस टाइम से अभी तक आज के दिन हम बात कर रहे हैं तब के दिन तक वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। शियालबेट करके गाँव है वहाँ का। जाफराबाद का लास्ट अमरेली डिस्ट्रिक्ट का भी लास्ट गाँव बोल सकते हैं। बेट बोलते हैं मतलब टापू टाइप है, वहाँ पे वैसे नहीं टोटल आइलैंड कनेक्टिविटी यस, हाँ, आइलैंड टाइप। तो हुँ, अभी भी इतने 2024 में हम बात कर रहे हैं, 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम अभी भी वहाँ पे है। तो अमरेली के लोकल डेवलपमेंट और स्पेशली बेसिकली अमरेली बिलॉन्ग्स खेती से जुड़ा हुआ जो किसान का पूरा ज़िला कहते हैं, तो किसानों का ज़िला कहते हैं। तो वहाँ पे अभी जो यूथ है दे आर माइग्रेटिंग, दे आर गोइंग आउट क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी नहीं है अमरेली में। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं अमरेली के स्पेशली कि हम बात कर रहे हैं 2024 की, पर अमरेली में जाकर देखें तो रास्ते चाहे रोड रास्ते देख लो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात, चाहे किसानों की बात, चाहे महिलाओं की बात, चाहे डेवलपमेंट की बात, वहाँ आकर बीजेपी पूरी जी, ध्वस्त ये सब होती दिखती है। ये सब बेसिकली ये सब तो लोकल बॉडीज़ की ज़िम्मेदारी होती है, ये शहर के जिस किसी रास्ते भी सही हो। जिस किसी की भी ज़िम्मेदारी होती है, अभी सरपंच से लेकर पार्लियामेंट तक की पूरी गवर्नमेंट जो बोलते हैं पूरा सिस्टम है वो बीजेपी के पास है।
एमपी भी वहां से, सरपंच भी वहां से, विधायक भी बीजेपी के, जिला परिषद, ब्लॉक परिषद, तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है? लोगों का एक ही क्वेश्चन रहा कि चलो आपने बोला कि पिछली बार 2017 में 5 विधायक कांग्रेस के चुन के आए, नहीं काम कर पाए, तो लोगों ने सोचा कि इसलिए काम नहीं कर पाए कि ऊपर गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट वो बीजेपी की है, विधायक कांग्रेस के हैं, तो शायद नहीं हो पाए। इस बार वो भी पूरा कर दिया। कसर थी वो भी पूरी कर दी कि आपने 5 विधायक बीजेपी के चुन के दिए, फिर भी हम वहीं पे हैं। तो वो तो चुनाव में किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी हो, पर चुनाव में तो ये सारे मुद्दे आते ही है। इस बार प्रधानमंत्री को देखकर वोट अमरेली ने तो नहीं किया है एटलीस्ट। नहीं किया। और अमरेली वैसे भी जो है इस बार काफी चर्चा में रहा, क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला साहब जो कि मूलतः अमरेली के हैं, और उन्होंने जो बयान दे दिया, उसके चलते जो पूरा एक आंदोलन खड़ा हुआ राजपूत समाज का, उसने वो स्थिति लाके खड़ी कर दी कि प्रधानमंत्री राजकोट जाके सभा नहीं कर पाए, नहीं कर और पाए। उनको जामनगर जाके सभा करनी पड़ी, और जाम साहब के हाथों जाके पगड़ी पहननी पड़ी, और फिर वो सब जो ड्रामा वामा होता है वो सब जो वो जो हुआ। सब नौटंकी सालों से करते आ रहे हैं, वो नौटंकी की, मैं तो बहुत खुल के बोलूँगी। और कल ही अरे मैं देख रही थी, हम बात कर रहे, कल ही मैं देख रही थी कि एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि ईद पे मेरे घर पे खाना नहीं बनता था, शायद आपने देखा होगा, हमारे अरे आस-पड़ोस में सब मुस्लिम फैमिलीज़ रहते हैं। मतलब क्या बोले जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लोग भी कन्फ्यूज़ है इस बार तो कि कहाँ गए वो रियल वाले नरेंद्र मोदी साहब? कहाँ गए वो रियल प्रधानमंत्री? चमक नहीं दिख रही है, वो उनके जो ऑरेटरशिप बोलते थे, वो भी खत्म होती जा रही है, कौन से मुद्दे पे बोलना है? भैंसों पे आप प्रधानमंत्री होके भाषण दे रहे हैं, मंगलसूत्र चला जाएगा, आपका मंगलसूत्र छीन जाएगा। अरे मंगलसूत्र तो कोरोना टाइम में लोगों ने हॉस्पिटलों में एडमिट होने के लिए बेचा था। ये सारे मुद्दे जो है इस बार हास्यास्पद रहे, मैं ये मानती हूँ कि जितने-जितने भाषण मैंने सुने, वो मुद्दे प्रधानमंत्री के मुँह से, वो जो बोलते हैं कि वो चेयर होती है बहुत इम्पोर्टेंट, उनके मुँह से ये सारे मुद्दे सुन के हमें थोड़ा ये लगा कि इस बार कुछ तो गड़बड़ हो गई, खुद से हो गई। बहुत बहुत सही बात है। बहुत सही बात है कि वो मतलब समझ, हम वैसे हम लोग थोड़े आदी हैं, क्योंकि हम पहले गुजरात से ही उनको यहाँ से देखते आ रहे हैं। तो पहले भी वो बोले हैं जेनी जी कि नल खोलोगे तो गैस निकलेगी, ऐसा भी बोले हैं पहले वो तेल गुजरात में आएगा, जब। तेल आए यहाँ पे तो ये बोलते हैं नल से तेल आना जो वो हो जाए। ठीक है, पर इस बार का बहुत हास्यास्पद रहा, मैं ये मानती हूँ। इस बार के मुद्दे जो चुनावी मुद्दे थे, वो भाषण भी नहीं लग रहे थे, उनका फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा था कि उनको खुद को नहीं पता था कि क्या बोल रहे हैं, लोगों को अपील नहीं कर पाए। जो यूथ है, उनके लिए बोलना चाहिए था कि हमने आपको भरोसा दिया था, 2 करोड़ रोज़गारी देंगे, हमने आपको भरोसा दिया था कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, हमने आपको भरोसा दिया था कि किसानों की जो इंश्योरेंस का भी भरोसा दिया था, डबल दाम होने का भरोसा दिया था। ये सब पे तो एक शब्द नहीं बोले इस बार। सिलेंडर के ₹100 घटाए, उसके भी ऊपर कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि पता था कि एवरीथिंग विल कम बैक, बाउंस होने वाला है। तो कहीं वो मुद्दे जो रहे वो इस बार के पता नहीं, बहुत ज़्यादा फ़नी, मैं तो बोलूँ हास्यास्पद भी नहीं, फ़नी रहे। जी, बिल्कुल जेनी जी, आप जो कि अच्छा, मुझे एक चीज़ और समझनी थी इसमें, जैसे ये बात कर रहे हैं, वो तो अनाप-शनाप बोल रहे हैं और सब पूरा देश देख रहा है, ठग-बसाई भी हो रही है, वो तो कोई उसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन आप जब चुनाव लड़ी अपनी इस सीट पे, अमरेली पे, तो जो फाइट रही आपकी बीजेपी के कैंडिडेट के साथ और बीजेपी के संगठन के साथ, और वहां तो फिर वो बीएपीएस के साधु संत भी उतर जाते हैं, मैंने सुना है ऐसा। वो सब भी जो है स्वामीनारायण जो है संप्रदाय के, वो लोग भी आते हैं, ऐसा सुना है मैंने। मैं अमरेली में मैं तो कभी कवर करने के लिए अभी इस बार तो गया नहीं, तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुना था कि विधानसभा चुनाव में वो आए थे, सूरत में भी गए थे। तो मतलब उनकी पूरी एक मशीनरी होती है, कहने का तात्पर्य ये है। तो मुझे ये समझना था इस बार के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी संगठित होकर लड़ी, आपके साथ जो जो आपके प्रतिस्पर्धी जो थे बीजेपी के, वो क्या उनको पूरा सपोर्ट मिला संगठन से, या मैंने कहा कि बहुत सारे अंदरूनी झगड़े के बारे में सुना है, अभी नारायण काछड़िया का भी का बयान भी सुन रहा था मैं कुछ दिन पहले का। तो कैसे आपने कैसे इस चीज को ऑब्जर्व किया, और कैसे फायदा अगर उठाया तो क्या फायदा उठाया?
स्वामीनारायण के संतों की बात आपने की, जो हमारी स्पिरिचुअल संस्थाएँ जो बोलते धार्मिक संस्थाएँ, वो सारे सभी चुनाव में आते हैं। वहाँ से आदेश छूटते हैं कि आपको इस बार देश के लिए वोट करना है, आपको इस बार पिछले चुनाव के मेरा मेरा मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी आपके माध्यम से व्यूअर्स को भी। कि बहुत सारे साधु संत हमारे विरजी भाई मतलब मेरे फादर ही वाज़ एमएलए 2017 टू 22 तो 22 में आई वाज़ कैम्पेनिंग फॉर हिम। वो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, तो बहुत सारे संत हमारे हर एक गाँव-गाँव जाकर घूम रहे थे। बहुत कॉन्टैक्ट करने के बाद एक माध्यम से मुझे वो मिला अपॉर्च्युनिटी उनसे बात करने का। वैसे स्वामीनारायण संत तो बात नहीं करते हैं महिलाओं से, पर जी, फिर भी किसी के माध्यम से मैं मिली कि क्या प्रॉब्लम है? आपको मतलब तभी उस टाइम भी हमारा और कैंडिडेट का सामने आमने-सामने जो तुलना करे तो वो कांग्रेस से ही बिलॉन्ग करता था, कांग्रेस से ही बीजेपी में गया था। तो संतों से मैं पूछना चाह रही थी कि आपको क्या प्रॉब्लम है? इतने सीनियर है, दो ही इज़ माय फादर बट बहुत सारे सालों से मतलब 35 इयर्स से ही इज़ एक्टिव इन पॉलिटिक्स, विपक्ष में है, फिर भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। वो सारे संतों से कोशिश करने की कन्वे करने का ट्राई किया। तो मुझे बहुत चौंकाने वाली बात उनकी सुनने को मिली कि हमें भी ये सब अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम धर्म का प्रचार करते हैं। हमें भी ये जी, सब चुनाव के टाइम पे कैंपेन करने के आना, लोगों को बोलना कि आप ऐसे वोट करो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। पर हम भी संस्थाएँ चला रहे हैं। हमें भी बहुत सारे काम गवर्नमेंट से पड़ते हैं। हमें भी उनकी मिनिस्ट्री से, उनके अधिकारियों से, उनके लीडर्स से, लोकल कार्यकर्ताओं से बहुत सारे काम कराने पड़ते हैं। तो अगर हम ये कैंपेन के लिए नहीं निकलते तो हमारी संस्थाओं को प्रॉब्लम होती है। कई अच्छा, जगह पे एक ने तो बोला कि हमारी एक ज़मीन है जहाँ पे मंदिर बनना है, तो वो पेंडिंग पड़ी है बहुत टाइम से गवर्नमेंट में क्लियर होने के लिए। तो उन्होंने बोला कि पहले जाकर देखो, कैंपेन करो, फिर देखते हैं कि आपकी ये क्या करना है, क्लियर करना है कि नहीं। तो ये सारी बात ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताई तो ये मुझे लगता है कि बहुत चौंकाने वाली बात है कि ऐसे संस्थाओं धर्म की आड़ में आप वोट माँगते हो, पर उनकी खुद का भी मैं तो मानती हूँ कि उनका भी शोषण हो रहा है, चुनाव के टाइम पे, कि धमकियाँ ऐसे मिले कि क्लियर करना है तो आपको जाना पड़ेगा। खैर अमरेली के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक जो बोलते हैं विवाद जो आंतरिक कलह जो था वो पार्टी पर आया इस बार इसलिए कि 3 टाइम से सांसद चुन के जा रहे थे नारायण भाई काछड़िया। नारायण भाई जी, काछड़िया खुद सांसद थे, खुद भी इस बार चौथी बार भी वो टिकट की लाइन में थे, कैंडिडेट बनने के लिए रेडी थे। उनके बिल्कुल। अलावा दिलीप भाई संघानी जो अभी इफ्को के चेयरमैन हैं, उनके बेटे और उनके भाई और पत्नी तीनों का नाम था, कि इन जी, 3 में से एक तो दिलीप भाई का पूरा बैकग्राउंड उनके लिए काम करे। वहाँ के किसान नेता और बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, धारी से बिलॉन्ग करते हैं, वो भी खुद भी टिकट माँग रहे थे। तो जी, उनका जी, भी नाम बहुत चरम मतलब ऊपर लेवल तक गया हुआ था, हिरेन भाई हिरपरा। हाँ, उनका नाम हिरेन भाई हिरपरा का भी नाम था कि इस बार पार्लियामेंट का चुनाव वो लड़े तो कार्यकर्ताओं में एक जोश बना रहे। डॉक्टर कानाबार भरत कानाबार भी थे वहाँ पे बहुत सालों से संगठन में भारतीय जनता पार्टी एंड ही इज़ द आई थिंक वन ऑफ द मेन कि जिनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं ट्विटर पे। तो वो वहाँ पे अच्छा, फेमस भी है, ही यूज्ड टू गिव एडवाइस टू नरेंद्र मोदी ऑन सर्टेन इश्यूज़ बहुत सारे जब ही वाज़ चीफ मिनिस्टर इन गुजरात। तो वो जी, भी थे, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे नाम थे कि वहाँ गारियाधार के एमएलए थे केशुभाई नाकरानी, उनका भी नाम चल रहा था। वो पुराने हैं, वो महुआ के थे जनक भाई, उनका भी नाम चल रहा था। तो इन सबको काट के वैसा नाम कि जो अनएक्सपेक्टेड था, कहीं से कोई नाम चल भी नहीं रहा था, कहाँ से टिकट दे दी, क्यों दे दी, ये सारा जो इश्यू था वो बहुत चरम सीमा पे भारतीय जनता पार्टी का आ गया। पूरे चुनाव में जी, उन्होंने संगठित होके काम किया कि नहीं किया ये तो मैं नहीं बोल सकती अभी क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई किसी का कॉन्टैक्ट नहीं हुआ कि मेरे साथ किसी ने ऐसे काम किया, हेल्प किया, ऐसा नहीं हुआ है। पर जी, वो तो आने वाला समय कि उनकी जो नाराज़गी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने सबको ब बायपास करके ऐसे
प्रत्याशी को टिकट दी कि जिनका बैकग्राउंड नहीं था, जिनकी एबिलिटी नहीं थी, दो इज अ गुड मैन, बट इट इज नॉट, दिस इज नॉट हिज कप ऑफ टी, आई गेस। तो ये सबको कन्वे हुआ बीजेपी में। तो ये आंतरिक जो कलह था, वो बहुत चरम सीमा पे चुनाव के टाइम पे भी था, और चुनाव खत्म होने के बाद नारायण भाई बोले हैं। तो मैं बोलना चाहूंगी कि ये जेन्युइन किया एज अ पार्टी मैं देखूं, क्योंकि मैं भी संगठन में काम करती हूँ, तो मुझे पता है कि इंटरनल पार्टी के लॉज रूल्स क्या होते हैं। तो वो ठीक है, चुनाव के टाइम पे सबने एकजुट होकर काम किया है, संगठित होकर काम किया है। रिजल्ट के टाइम पे पता चलेगा कि नाराजगी काम लगी है कि नहीं लगी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और एक ऐसी सीट जो काफी चर्चा में रही, उस पर आप खुद लड़ी हैं और उसके बारे में। अच्छा, ऐसी कोई बात है जो मैं मुझसे पूछना रह गई हो लेकिन आप बताना चाहती ऐसी एक बात रह गई तो मुझे नहीं पता, पर मैं बोलना चाहूंगी आपके माध्यम से व्यूअर्स को कि ये जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की ट्राई की, एक नैरो सेट करने की ट्राई की कि हम 400 के पार, मतलब 400 सीट्स पूरे इंडिया में जीत के दिखाएंगे, गुजरात में 26 आउट ऑफ 26 करके दिखाएंगे। और ये सारी बात जो इस बार ग्राउंड लेवल पे मैंने देखी, वो जुमला टाइप ही लोगों ने लिया है, सीरियस नहीं लिया। इस बार का 400 के पार का नारा नहीं चलेगा, गुजरात में 26 आउट ऑफ 26 इज, वो तो अमरेली से तो ब्रेक लगने ही वाली है, और कहाँ-कहाँ पे बम पाएँगे वो तो आने वाला समय बताएगा। पर इस बार लोगों ने ये सारे परसेप्शन जो क्रिएट करने की ट्राई की, कोशिश की, हर बार बहुत अच्छी लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इस बार लोगों ने सीरियस नहीं लिया है, और वो रिजल्ट के दिन देखने को भी मिल जाएगा। और मैं आपको पूछूं कि अगर फिर भी, क्योंकि देखिए एक अब ये इसमें से एक और क्वेश्चन खड़ा हो गया, आखिरी है, इसके बाद हम समाप्त करेंगे। जब गुजरात विधानसभा के चुनाव हो रहे थे 2022 में, तो मैं तो इस बार तो मैं ग्राउंड पे नहीं जा पाया हूँ, पर उस समय तो मैं ग्राउंड पे भी बहुत घूमा था। तो और सौराष्ट्र में विशेष रूप से मैं गया था, और मैं देख रहा था कि वो कोई ना कोई लहर थी, ना कोई, और लोग परेशान थे, बहुत परेशान थे। तो मैंने कहा था कि अपने दम पर इस बार जो है, अगर फ्री एंड फेयर होता है हर चीज, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। मैं You are देख रहा talking था about in 2017 or 22? 22 Okay. के बाद 17 में मैं अलग उल्टा था। मैं उस हुँ, समय दिव्य भास्कर का पॉलिटिकल एडिटर था, और हुँ, 17 में मैंने ये कहा था कि ये सब होने के बावजूद भी सरकार कम से कम बन जाएगी। हुँ, वो दैट वाज़ माय, हाँ, वो मैंने, वो इट वाज़ ओपन, वो मैंने लिखा भी था, खबर भी लिखी थी कि ये होगा। 22 में मैं ये देख रहा था कि सरकार नहीं बनती नज़र आ रही थी किसी भी हिसाब से। और मुझे किसी ने चुनाव के 2-3 दिन पहले कुछ बताया गया मुझे कि आप जो ये जो यूट्यूब पे जो आप कह रहे हैं ना, ये आप बहुत बुरी तरह से आप फँसोगे, आप कितने गलत साबित होगे, क्योंकि 150 के ऊपर सीट आ रही है। मैंने कहा कैसे आ रही है? बोले वो आप, हमको नहीं पता, हम तो आपको बता रहे हैं, हम जानते हैं क्या आ रही है। वो 156 सीट आई। आप यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे ऐसे विधायकों को देखा बीजेपी के, जो खुद यकीन नहीं रखते थे कि हम जीत गए कैसे? एग्ज़ैक्टली। आई एग्री, आपको भी आई पता, एग्री, आई एग्री। आपको भी पता। और ऐसे बहुत सारे मैंने कांग्रेस के विधायकों को जो लड़ रहे थे, उनको मैंने देखा, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो खुद बिल्कुल मिला एग्री। के कि हम वो कैसे हार सकते हैं। तो जो वोट और वोटिंग पैटर्न जो था, वो कभी उसके उनके खिलाफ नहीं था, मतलब बहुत, तो वो उस समय भी वो परिणाम आया जो हलक से नीचे उतरता हुआ नजर नहीं आता था। नहीं आ रहा है। इस बार भी आपको भी लग रहा है कि वो 26 में 26 का मामला नहीं है। आपको भी लग रहा है कि 400 पार वाला नारा जो है वो बिल्कुल गलत लग रहा है, जमीनी हकीकत के देखते हुए। फिर भी अगर आ गई तो क्या कहेंगे आप? नहीं, 2022 का जो था सिनेरियो, इट वाज़ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो, क्योंकि तब आम आदमी पार्टी वाज़ बहुत ज़्यादा वो जो बोलते हैं वोटर्स के ऊपर की सीट्स के ऊपर पेनिट्रेशन था उनका। कैंपेनिंग चल रहा था, अंडरकरंट चल रहा था, किनको अफेक्ट करेगा, कैसे करेगा। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मेरे 2022 के चुनाव में मेरे फादर ही वाज़ कंटेस्टिंग असेंबली चुनाव। वहाँ पे हम लोगों को ये नहीं पता चल पाया कि
थर्ड जो फ्रंट है गुजरात में, वो नहीं चलता है। हम वही परसेप्शन लेकर चल रहे थे कि थर्ड फ्रंट को ज़्यादा से ज़्यादा कितने वोट मिलेंगे, कि 10,000 12,000, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। पर जो नीचे ग्राउंड लेवल पे जो पेनिट्रेट हुआ पूरा, वो जो कार्ड इश्यू कर रहे थे, बिजली 200 रुपए, वो पूरा उनका जो कैंपेन था, वो जो गरीब जनता, वो जो बोलते हैं बीपीएल वर्ग जो है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करा। माइनॉरिटी और हमारे वहां की बात करें अमरेली डिस्ट्रिक्ट की, तो हर एक सीट पे मोर देन 30,000 का मार्जिन आम आदमी पार्टी वॉज एबल टू वहां पे वोट ले गई। तो वो अनएक्सपेक्टेड था। बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी थी, वो तो थी ही, पर सबसे क्रूशियल रोल जिसने किसने प्ले किया तो उस समय पे आम आदमी पार्टी ने, कि वो अनएक्सपेक्टेड था। किसी को नहीं पता था, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम हर एक सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। उनका कैंपेनिंग पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा था। किनके माइंड पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या-क्या हुआ, वो कोई प्रेडिक्ट कर सके वैसा था ही नहीं, क्योंकि इट वाज़ नॉट ऑन द ग्राउंड लेवल। एवरीवन, मतलब वो सारा पर्सनल लेवल पे उनका कैंपेन चला था, क्योंकि सोशल मीडिया का कैंपेन था। लोगों को इफेक्ट किया, घर-घर जाकर उन्होंने, तो उस टाइम का मैं ये बोल सकती हूँ कि बीजेपी कांग्रेस का चुनाव से भी बढ़ के वो जो प्ले किया रोल, सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला आम आदमी पार्टी था, वरना इट वाज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। और इसके 156 सीट्स आए। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था। आम आदमी पार्टी का फैक्टर था, तो वो भी इंडिया गठबंधन के हिसाब से हम दोनों साथ मिलके, पूरा संगठन, दोनों संगठन खूब अच्छे तरीके से साथ में मिलके लड़ रहे थे सारे हर एक जगह पे चुनाव। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं था कि जो छूट रहा था। इस बार के चुनाव की मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा सरप्राइज़ इस बार कहीं भी मिले, क्योंकि क्लियर कट था। कोई ऐसा लगा ही नहीं कि कहीं से ये लहर चल जाएगी, कहीं से ऐसा रिस्पॉन्स। वरना पहले होता था कि हम व्यापारियों में जाएँ, मार्केट में जाएँ, कोई बड़े बिज़नेसमैन और ये सारी लॉबी, डॉक्टर लॉबी को मिले, तो उनके माइंड में ऐसा परसेप्शन क्रिएट हुआ हो कि नहीं, हम सेंट्रल देखकर करेंगे वोट, हम प्रधानमंत्री। इस बार किसी ने नहीं बोला है। हम सबने लोकल कैंडिडेट देखकर करेंगे। प्रधानमंत्री को 2 टाइम हमने मतलब हमने ट्राई कर लिया, नहीं, हमारे वायदे तो जो किए थे वो तो वहीं के वहीं है, हमारा कुछ भी नहीं उसमें से ना, तो इस बार नहीं देखा है। आप निश्चिंत रहे, चलिए अमरेली तो जीत के आएँगे, एकदम। चलिए, तो फिर हम तो शुभकामनाएं देंगे आपको। और वैसे वोट तो ईवीएम में कैद हो ही चुके हैं, हाँ, तो इसीलिए तो। हाँ, तो शुभकामनाएं देंगे कि अमरेली को भी दें और आपको भी दें, कि कुछ अगर परिवर्तन होता है तो वो जरूरी होता है। हर चीज, मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ इस देश के नागरिक होने के नाते, कि ये लोकशाही में, जिसको हम गुजराती में लोकशाही कहते हैं, हिंदी में इसको लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र में अबाधित सत्ता जो है, वो अमाप सत्ता किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, एग्ज़ैक्टली। ना वो कांग्रेस को मिलनी चाहिए, ना वो भाजपा को मिलनी चाहिए, ना किसी और को मिलनी चाहिए। एंड दैट इज़ वो कॉल्ड द हेल्दी डेमोक्रेसी। वो बदलते रहने, पावर हैज टू बी इन डिफरेंट डिफरेंट हैंड्स। ट्रू, वो अलग ट्रू, अलग हाथों में सत्ता जानी चाहिए। वो अगर रुक गई, जैसे लक्ष्मी भी चंचल होती है ना, पावर सत्ता भी चंचल ट्रू, रहनी एग्री। चाहिए। वो अगर किसी के हाथ में आ जाती है और पूरी तरह से नियंत्रण कर देते हैं, फिर वो किसी भी देश में आप देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है, वो कुछ नहीं होता है। तो बदलते रहनी चाहिए। तो अब बदलाव जरूरी है। अगर आप लोग आते हैं, आपको जितना मौका मिले उतना अच्छा काम कीजिए, तो अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़िए हमारे थैंक यू सो साथ। मच महेश भाई। थैंक यू। जी जी। तो दोस्तों, ये जेनी ठुमर जी थी और आपने सुनी बातचीत पूरी। तो वो जो बैठक, जो बड़ी विवादित बैठक है, जो उस पर बड़ी काफी चर्चाएं हुई, उसके कैंडिडेट है कांग्रेस की, के बारे में सुना। तो आप अब इस बातचीत को देख के, सुन के, आपके मन में जो भी विचार आते हो, आप हमको लिख के ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बातचीत अगर आपको हमारी सही सच्ची पसंद आई हो, ऐसी लगी हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे सब्सक्राइब करिए महाराज, और अपने आसपास के लोगों से करवाइए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।